नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट में आज समझते हैं इंडिया की ईयर 2020 में क्या एनर्जी पोजीशन है और कैसी होनी चाहिए हमारी नेशनल एनर्जी पॉलिसी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पूरे भारत में सभी लोगों के पास उपयोग के लिए इलेक्ट्रिसिटी और खाना पकाने के लिए क्लीन ऊर्जा की उपलब्धता हो, ये हमारे देश की एनर्जी की एजेंडा में सबसे ऊपर रही बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं जिससे कि हमें सिक्योर, सुरक्षित, अफोर्डेबल, सबके लिए किफायती और सुविधाजनक और सतत उपलब्ध होने वाली सस्टेनेबल एनर्जी मिले ताकि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो। गवर्नमेंट ने कोल, ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी सभी सेक्टर में फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एनर्जी प्राइसिंग में रिफॉर्म्स किए हैं। सेंट्रल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन CERC ने प्रपोज किया कि हम एक ज्यादा बेहतर रियल टाइम कंट्री वाइड होलसेल एनर्जी मार्केट बनाए और पूरे देश में एक नेशनल ग्रिड इसकी बैकबोन बने। भारत में जो विलगित अकेले आइसोलेटेड इलाके थे जहां इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की पहुंच नहीं थी, वहां हमने ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और LED जैसी एफिशिएंट लाइट सोर्सेज की मदद से इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स को पूरा किया। और जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ बायोमास से जो कुकिंग होती थी, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशंस और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, उसकी जगह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG को इंक्रीज किया ताकि हमारे घरों में कुकिंग क्लीन हो जाए। इंडिया को अपनी ग्रोविंग एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशंस को अलाउ करने के लिए कोल माइनिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ओपन कर दिया है और ऑयल और गैस का रिटेल मार्केट भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के लिए ओपन कर दिया है। इससे कोल, गैस और पावर सेक्टर के मैनेजमेंट में इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी और देश में एनर्जी की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ बनेगी। भारत का ऊर्जा तंत्र पावर जनरेशन के लिए भारी मात्रा में कोल पर आधारित है और हम ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री की दूसरी यूज के लिए ऑयल पर निर्भर हैं, जबकि हम डोमेस्टिक कुकिंग और हीटिंग के लिए गांव में बायोमास का इस्तेमाल कर रहे हैं। सन 2017 में हमारी टोटल प्राइमरी एनर्जी सोर्स का 44% 44% कोल के द्वारा पूरा हो रहा था। कोल का हिस्सा ये सबसे बड़ा है, जबकि तेल दूसरे सबसे बड़े हिस्से के रूप में लगभग 25% टोटल प्राइमरी एनर्जी सोर्स का हिस्सा रख रहा था। बायो वेस्ट की जो एनर्जी है वो तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा था, जो लगभग 20-21% टोटल प्राइमरी एनर्जी का पार्ट है। सारा बायो एनर्जी और अधिकांश कोल हम लोकल इंडिजिनियस प्रोडक्शन से प्राप्त कर रहे हैं, जबकि ऑयल का जो लोकल प्रोडक्शन है वो काफी कम है और हमारी डिमांड ज्यादा है, तो हमें भारी मात्रा में ऑयल और नेचुरल गैस को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इंडिया की ऊर्जा में जो टोटल फाइनल कंजम्पशन है उसमें इंडस्ट्री का हिस्सा सबसे बड़ा है, उसके बाद रेजिडेंशियल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर आता है और बाकी बचा हुआ एग्रीकल्चर और दूसरी एक्टिविटीज में कंजम्पशन है। जो इंडस्ट्री की कंजम्पशन है उसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बायोफ्यूल्स सभी का मिक्स है, लेकिन इसमें जो फुजाइल फ्यूल है, कोल और ऑयल और नेचुरल गैस, इसका रिप्रेजेंटेशन लगभग 56% है टोटल फाइनल कंजम्पशन में। आने वाले अगले 20 सालों में कोल का कुल अमाउंट तो स्थिर रहेगा, लेकिन उसका टोटल अमाउंट में जो शेयर है वो लगातार घटेगा। जो हमारी यहाँ शान कलर से दिखाया गया हाइड्रो का शेयर है वो लगभग स्थिर 10% कुल शेयर का बना रहेगा। वहीं इस पीली लाइन में न्यूक्लियर का शेयर भी लगभग 1% बना रहेगा, लेकिन सोलर और विंड का जो हिस्सा है अगले 20 सालों में वो लगातार बढ़ेगा। हमारी जो ऑयल रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से होगी और ये इंपोर्ट एक कांस्टेंट रेट से लगातार बढ़ेगा। वहीं नेचुरल गैस की जो इंपोर्ट्स है उसमें तेज राइज होगी। ऊर्जा संरक्षण और दूसरे उपायों के कारण हमारे देश में बहुत हाई ग्रोथ रेट होने, GDP का भी बहुत तेजी से बढ़ने के बावजूद भी एनर्जी कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, क्योंकि हमने ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों से ऊर्जा खपत में कमी करने में सराहनीय कार्य किया है। देश की आर्थिक उन्नति की लाइन में ही उसी के अनुरूप इलेक्ट्रिक सप्लाई में भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो हमारी कार्बन इंटेंसिटी है, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन है, वो हल्का घट रहा है और इसका कारण है कि हम रिन्यूएबल सोलर और विंड का जो शेयर है वो लगातार बढ़ा रहे हैं और जो कोल पावर प्लांट है उनका यूटिलाइजेशन डिक्लाइन पर है। इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले दिनों इंप्रूव किया है और हमने पूरे देश में एक सिंगल नेशनल पावर ग्रिड बना दी है और 6 रीजनल ग्रिड के इंटीग्रेशन के साथ हम सिक्योर्ड और रिलायबल इलेक्ट्रिक सप्लाई को मैनेज कर रहे हैं। और हमारे पावर सिस्टम में हमने बहुत बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट किया है थर्मल पावर
पावर प्लांट्स में और सोलर की रिन्यूएबल कैपेसिटी में। पिछले दिनों कोल लगातार सबसे बड़ा डोमेस्टिक सोर्स है इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक जनरेशन की एनर्जी का। ये जो नीला कर्व है वो बता रहा है कि हम आज लगभग 800 मैट्रिक टन कोल कंज्यूम कर रहे हैं पावर जनरेशन में और रफली 200 मैट्रिक टन इंडस्ट्री का कोल कंजम्पशन है। एक एफिशिएंट कोल सेक्टर बहुत क्रिटिकल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, खासतौर से स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए। जो हमारे नए सुपर क्रिटिकल कोल पावर प्लांट्स हैं वो पहले से ज्यादा एफिशिएंट हैं, उनका ऑपरेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल, लचीला है और उनका जो पोल्यूशन रिलेटेड एमिशन काउंट है वो भी रिलेटिवली कम है। जो चेन्नई में लगाए जाने वाला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो 800 मेगावाट की पावर को जनरेट करेगा जब वो स्टीम को 700 डिग्री सेल्सियस और 310 बार प्रेशर पे ऑपरेट करते हुए बॉयलर और टरबाइन की हायर एफिशिएंसीज मैनेज करेगा और इस सारी प्रक्रिया में हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो भी घटेंगे। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो हमारे पुराने और इनएफिशिएंट कोल प्लांट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिट्रोफिट्स चाहिएंगे, उनमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे जो काफ़ी महंगे हैं ताकि वो एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स के अनुरूप काम कर सकें और इन्वायरमेंट रेगुलेशंस की भी पूर्ति कर सकें। जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसने फोकस रखा है एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को सख्ती से मॉनिटर और इन्फोर्स करने पे, ताकि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे होने वाला जो पोल्यूशन है वो कोई हेल्थ इम्पैक्ट ना पैदा कर सके। पिछले 2 सालों में भारत में सोलर फोटोवोल्टाइक के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो सारे फोजाइल फ्यूल सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिक जनरेशन हम सारी मिलाकर कर रहे हैं उससे भी ज्यादा है और हमने अच्छे इन्वेस्टमेंट और बढ़िया स्ट्रेटेजी से सोलर फोटोवोल्टाइक के रूप में 100 गीगावाट की ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी पैदा कर ली है। इस तरह से सोलर और विंड की रिन्यूएबल एनर्जी के इंक्रीज होने से हमारा जो इंडियन पावर सेक्टर है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सरप्लस अमाउंट आ गई है। लेकिन ये विंड और सोलर की जो एनर्जी है वो वेरिएबल नेचर की है। ऐसी स्थिति में हमारा जो पावर सिस्टम है वो कोल और नेचुरल गैस प्लांट्स के न केवल अंडर यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम को भी महसूस कर रहा है बल्कि इन रिन्यूएबल सोर्स की वेरिएबल नेचर होने के कारण हमें एक बहुत ज्यादा लचीली, फ्लेक्सिबल और प्रभावी इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम ग्रिड की जरूरत है और पूरे भारत में हमें सोलर के पावर का बेहतरीन उपयोग के लिए डिमांड साइड एनर्जी मैनेजमेंट की भी जरूरत है। हमारे पावर सिस्टम में सोलर और विंड पावर के इंक्रीमेंट होने के कारण एक अच्छे पावर सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए हमें अफोर्डेबल बैटरी स्टोरेज को डेवलप करना होगा। हमारी जो एनर्जी रिसर्च और डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा बेहतर सोलर फोटोवोल्टाइक एनर्जी एफिशिएंट पैनल्स बनाएगी, वो लिथियम बैटरीज के साथ काम करेगी, सोलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी और नई एडवांस सोलर टेक्नोलॉजीज के साथ भारत में काम करेगी। तभी हमारा जो ये सोलर मिशन है वो इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम में लाभकारी सिद्ध होगा। आज भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है और हमें अपनी लोकल नीड्स को पूर्ति करने के लिए अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करना होगा। हमारे भारत में इनहेरेंट ऑयल रिजर्व कम है जैसा कि यहाँ दिख रहा है और हमारी कंजम्पशंस ऑयल की प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में ज्यादा है और हम बहुत ज्यादा ऑयल के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। हमारी टोटल नीड का लगभग 80% हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और ये आने वाले वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ने वाला भी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में ऑयल सिक्योरिटी को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें न केवल लोकल ऑयल रिजर्व की अपस्ट्रीम एक्टिविटीज को बढ़ाना होगा बल्कि हमारी जो ऑयल सप्लाई के सोर्सेज हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा ताकि हमारी ऑयल नीड्स की सिक्योरिटी बनी रहे और ओवरसीज ऑयल फील्ड्स में खासतौर से मिडल ईस्ट और अफ्रीका में हमें इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट करना होगा। जो हमारी कंट्री के एनर्जी मिक्स है उसमें जो नेचुरल गैस का जो शेयर है वो जो वर्तमान में 10% है वो अगले 10 सालों में बढ़कर 15% हो जाएगा और हम पाएंगे कि इंडियन रेजिडेंशियल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गैस की भूमिका बढ़ेगी। हमारे इंडियन पावर सिस्टम में जहां इलेक्ट्रिक जनरेशन सोलर और विंड जैसी फ्लक्चुएटिंग सोर्सेज से आ रही है, ऐसी स्थिति में नेचुरल गैस का पावर जनरेशन में भी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिक सप्लाई सोर्स है और वो तब बहुत बेहतरीन है जब डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशंस ज्यादा हो। तो हमारे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में सोलर और विंड के साथ हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में नेचुरल गैस पावर प्लांट्स भी लगाने होंगे और इस हेतु हमें एडिशनल लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऑपरेटिंग टर्मिनल्स को भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और मिडिल ईस्ट से पाइपलाइंस के थ्रू सस्ती और रिलायबल गैस की आपूर्ति को भी एश्योर करना होगा। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 17 गोल का एक सिस्टम बनाया हुआ है और इंडिया ने इस सिलसिले में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है, खासतौर से जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल 7 है जो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात करता है, उसमें इंडिया ने महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है। हमने एफिशिएंसी बढ़ाकर एनर्जी इंटेंसिटी को घटाया है और इन्वायरमेंट रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके एमिशन इंटेंसिटी को भी घटाया है और हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में एनर्जी इंटेंसिटी और एमिशन इंटेंसिटी दोनों घटी हैं। हालांकि हमारे देश में एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन लगातार बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में हम ग्लोबल टोटल CO2 एमिशन का लगभग 6.4% शेयर रख रहे हैं, लेकिन इसका लगातार इसी तरह से बढ़ना एक अलार्मिंग कंडीशंस है और पेरिस का जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है उसकी पालना के अनुसार हमें कार्बन एमिशंस को घटाने के लिए नॉन फॉसिल जो फ्यूल्स हैं सोलर या विंड जैसे उनका शेयर लगातार बढ़ाना होगा पावर जनरेशन कैपेसिटी में और हमें और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब कोल पे हमारी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है तो लो कार्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई पैदा करना हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कार्बन के सिंक के तौर पे फॉरेस्ट और ट्री कवर को भी बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में रहन सहन और जीवन यापन में लगातार उन्नति हो रही है और हम ज्यादा विद्युत उपयंत्रों का अब इस्तेमाल कर रहे हैं। हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग और दूसरी डिमांड से हमारी जो बिजली की मांग है वो अगले 20 सालों में 3 गुना होने वाली है। अगर हमने ऊर्जा दक्षताओं में महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट नहीं किए तो हमें ये 3 गुना बढ़ोतरी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत मैसिव अमाउंट में पावर जनरेशन कैपेसिटी जनरेट करनी होगी जो हमारे देश के लिए एक भारी समस्या हो सकती है। इसलिए इंडिया ने एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप्स बनाई है। हमने टारगेट एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज में एनर्जी ऑडिट को शुरू किया हुआ है। डोमेस्टिक हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग अप्लायंसेज में स्टार रेटिंग्स एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को प्रमोट किया गया है। लाइटिंग में हमने LED बेस्ड लाइटिंग की उजाला स्कीम शुरू की हुई है और हम ट्रेड्स प्रैक्टिस में एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स अलाउ कर रहे हैं। बड़े बिल्डिंग्स के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड काम कर रहा है और हम बहुत बेहतरीन तरीके से डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं और ये सारी एक्टिविटी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कर रहा है उसके गुड रिजल्ट्स दिख रहे हैं। पिछले साल जनवरी 2019 में एक इंटरनेशनल एनर्जी एक्सपर्ट्स के सीनियर लोगों की टीम ने भारत को विजिट किया और भारत के एनर्जी सेक्टर के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चुनौतियां हैं उसके विषय में उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से जो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिक दुनिया से थी उनके साथ गहन चर्चा और उन चर्चाओं के बाद उन्होंने कुछ की रिकमेंडेशन की कि हमारी जो भारत सरकार है वो एक नेशनल एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करे ताकि पूरे देश में एक सिक्योर, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी की अवेलेबिलिटी बनाई जा सके। वो लगातार इंक्रीज करे इन्वेस्टमेंट को और जो वेरिएबल नेचर की रिन्यूएबल एनर्जी है उसको स्मूथ तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पावर सिस्टम में इंटीग्रेट करे। वो सभी प्रकार की जो पावर और एनर्जी सेक्टर में सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है उनको रेशनलाइज करे और एनर्जी के अलोकेशंस को मार्केट प्राइसिंग के द्वारा तय होने वाला बना दे और अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए जो एनर्जी से रिलेटेड जानकारियां, सूचनाएं और डाटा है उनका कलेक्शन निरंतर, एक समान रूप से, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से और सबको उपलब्ध होने वाला बनाए। इस हेतु कुछ इंप्रूवमेंट करे। उन्हीं रिकमेंडेशन और बहुत सारी दूसरी जानकारियों के आधार पे हमें एक नेशनल एनर्जी पॉलिसी चाहिए जो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म एनर्जी एजेंडा के लिए एक फ्रेमवर्क को डेवलप करे और मजबूती से उसका कोऑर्डिनेशन करे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग ने वो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का काम किया और जो भारत सरकार के बहुत सारे पावर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उनकी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसको ये एनर्जी पॉलिसी फॉर्मेशन का काम दिया गया है। जो प्रपोज्ड एनर्जी पॉलिसी है वो बनाएगी एक विजिबिलिटी सभी स्टेक होल्डर के लिए जो एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं। इस पॉलिसी में हम बेसलाइन का असेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर की प्रेजेंट स्टेटस क्या है और हमें क्या टारगेट सिचुएशंस को अचीव करना है। प्रेजेंट स्टेटस से जो भावी हमारे टारगेट
टारगेट हैं उन्हें अचीव करने के लिए हम पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे और उन ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पॉलिसी विजन के हिसाब से प्रायोरिटीज का निर्धारण होगा। एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाया जाएगा जो वर्तमान स्थिति से डिजायर्ड स्थिति तक पाने के रास्ते को बनाएगा और इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वो हम सारे टूल्स और प्रैक्टिसेस जो इस्तेमाल करेंगे उसका भी उल्लेख करेंगे। पॉलिसी में एक मॉनिटरिंग और रिव्यू सिस्टम भी होगा जो सभी हमारी टूल्स और प्रैक्टिसेस की परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक लेगा और जरूरत के हिसाब से हमारी पॉलिसी में मॉडिफिकेशन और दूसरे इंप्रूवमेंट करेगा। ध्यान रहे इस पॉलिसी के फॉर्मेशंस और अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छी क्वालिटी के सही समय पे एनर्जी के जो डाटा हैं उन्हें कलेक्ट करें और उन जानकारियों को सभी संबंधित पॉलिसी मेकर्स के पास पहुंचाएं और अच्छी मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग के साथ हम एक बेहतरीन एनर्जी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकें। इस वीडियो से इंडिया की 2020 में क्या एनर्जी पोजीशन है और क्या भावी चुनौतियां हैं उसे आप समझ पाए होंगे और हमारी नेशनल एनर्जी पॉलिसी क्या अचीव करे इस बारे में भी हम इस वीडियो में अच्छी चर्चा कर रहे हैं। आप हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो देखकर अपने एनर्जी मैनेजमेंट सब्जेक्ट और दूसरे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स को भी बेहतर कर सकते हैं और इस श्रीदेवी पॉलिटेक्निक के श्रीदेवी क्लास चैनल में आपको कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन डिजाइन के बारे में भी बढ़िया वीडियो देखने और ज्ञान बढ़ाने वाली मिलेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।